निंजा कामुई एपिसोड 1। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रेन में चलते एक अनजान व्यक्ति से जिसकी कोई भी पहचान नहीं है। पर यह इंसान इतना डरा हुआ क्यों है? फिर वो इंसान अचानक भागता है जैसे मानो उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर भागते भागते वो अचानक रुक जाता है और धुंध में कोई उसको दिखाई देता है, मानो जैसे पहले वो उनसे भिड़ चुका हो। फिर वो देखता है निंजा आर्मी उसके सामने मारने के लिए उसको खड़ी थी। फिर वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? फिर अचानक से निंजा आर्मी के लोग स्मोक कर कर उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो अनजान लड़का मारकाट शुरू करता है अपने आप को बचाने के लिए। पर लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि वो निंजा आर्मी उस अकेले अनजान लड़के पर भारी पड़ गए और उस लड़ाई के बीच उसको गर्दन पर एक चाकू लग जाता है जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर अचानक से एंट्री लेता है निंजा बॉस। अब ये निंजा बॉस जो है वो होता है सरदार उस आर्मी का, जहाँ पर उस लड़के को वो एक खतरनाक चाबुक से झटका मारकर तेजी के साथ नीचे फेंक के मारता है और उस लड़के के ऊपर बेरहमी से अपनी सोर्ड से वार करता है, जहाँ पर उसके धड़ को सर से अलग करके उस लड़के को वहीं पर ही मार डालता है और वहाँ से निंजा आर्मी अपने बॉस के साथ चले जाते हैं। वहीं इस कहानी के दूसरे मोड़ पर एक विलेज में छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें जॉय लोगन, काइल उसका बेटा और साथ में सारा लोगन उसकी वाइफ रहती है। जहां जॉय लोगन अपनी गैराज में अपनी बाइक रिपेयर कर रहा होता है। फिर अचानक से उसका बेटा काइल लोगन मास्क पहनकर अपने पिता को डराने आ जाता है। ये बात उसके पिता को पहले ही पता थी, तो वो अलर्ट हो जाते हैं और अपनी भारी आवाज में बोलते हैं, कौन है वहाँ? और काइल, वो छोटा बच्चा जो अपने पिता को डराने आया था, वो खुद ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और उसके पिता बोलते हैं, आज मैं फिर जीत गया। आपको कैसे पता चल जाता है डैडी कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें नहीं पता मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें हैं। तो बेटा अपने पिता से बोलता है, नहीं आपकी तो नहीं है। फिर डैड उसके बोलते हैं, ये डरावना मास्क क्यों लगाया है? ये एक ओनी है। काइल अपने पिता से कहता है, सुना है ये जापान के स्केरी डेमोन्स होते हैं। फिर जॉय लोगन, उसकी वाइफ सारा लोगन आ जाती है, यानी कि काइल लोगन उस छोटे बच्चे की माँ, और वो कहती है उसको ये एक दोस्त ने गिफ्ट किया है, ट्रिप का सवीनियर था। तुम्हारी शक्ल बहुत अजीब लग रही है। ओनी बहुत बड़े विलन्स होते हैं और मीन भी। फिर काइल के डैड उसको डराने के लिए बोलते हैं, हो सकता है ये सोच के आ जाए कि तुम उनमें से एक हो अगर तुम उस पागल मास्क को पहनते रहोगे। काइल अपने पिता से पूछता है, ये बहुत डरावने होते हैं, तुम मेरे लिए इन सबको हरा दोगे? काइल लोगन के पिता कहते हैं, वैसे मुझे तो लगता है ये बिग बडीज हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें हरा सकता हूँ? नहीं। सारा कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इन्हें हरा देगी। वहीं काइल अपनी मम्मी को कहता है, सच में कर सकती हो? सारा कहती है, हाँ सच में। जॉय कहता है, ठीक है, तो लगता है डैडी मोटरसाइकिल पर ही काम करते रहेंगे ताकि हम भाग सके जब मम्मी मुसीबत में फंस जाए। मेरे साथ काम करना चाहोगे? काइल कहता है, हाँ डैडी बिल्कुल। वहीं सारा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कपड़े फिर से गंदे हो जाए। चलो चलती हूँ, और देखना वक्त पर घर आना डिनर के लिए हनी, और जल्दी करो अपना ये काम। वहीं दूसरी तरफ 10 तारीख को एक बाल्किन में हुई ब्रूटल मर्डर के सस्पेक्ट को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। विक्टिम की बॉडी को बार बार काटा गया है जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इंजरी से लगता है कम से कम 5 लोग इन्वॉल्व थे और कोई सस्पेक्टेड कर रहा है कि ये मर्डर किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ऐसी न्यूज सुन के सारा कहती है अपने हस्बैंड से, तुम समझते हो वो हो सकता है? और ये सभी बात काइल यानी कि इन दोनों का बेटा भी सुन रहा था। तो कहता है काइल अपने मॉम डैड से, शायद वो ओनी हो, ओनी ऐसा कर सकता है। वहीं सारा का हस्बैंड कहता है, ठीक है अब सोने का वक्त है बेटा। काइल, पर डैडी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। काइल के पिता उसको कहते हैं, पर नहीं सोना तो पड़ेगा ना। अब काइल कहता है, जब तुम ऐसा मुंह बनाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता डैडी। वहीं काइल के पिता कहते हैं, तुम्हारी मॉम भी यही कह रही थी कि तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है। फिर ये बात सुनकर काइल कहता है अपने पिता से, मुझे मम्मी के बनाए हर मुंह पसंद है। जो कहता है, अच्छा अच्छे से बिहेव करो नहीं तो बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिलेगा। फिर उसके पिता काइल को सुलाकर अपने पास के सिक्योरिटी कैमरास को ऑन कर देते हैं और वहीं सारा जो की वाइफ टेंशन में थी और जो सारा से कहता है, क्या हुआ? सारा कहती है, वही खबर जो पहले आई थी जिसे वो मारता गया था। जो कहता है, ओह मारी। ये बात सारा अपने हस्बैंड से शेयर करती है। वेबसाइट पर इस मर्डर मिस्ट्री का आर्टिकल पढ़ रही थी और कहती है विक्टिम के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ इंसाइट नहीं है। उसके साथ काम करने वाला कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी। फिर जो कहता है, आजकल ये आम बात है, सब ठीक है, यहाँ कोई हमें नहीं ढूंढ सकता। सारा कहती है, तुम श्योर हो? रीपर के बारे में क्या? जो कहता है, रीपर के बारे में चिंता मत करो, वैसे भी ये उसका काम नहीं होगा, तुम जानती हो वो हमेशा अकेला ही काम करता है।
बस रिलैक्स करो, आगे के लिए हमारे लिए सब स्मूथ रहेगा। सारा कहती है थैंक्स जान। फिर नेक्स्ट डे छोटी सी प्यारी सी एक क्यूट सी फैमिली डेली की तरह अपने टाइम को एक दूसरे के साथ खुशी से स्पेंड करती है। अपना अकेलापन, अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं। जो अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करता है जो उसको करना चाहिए, जिस खुशियों के लिए वो हकदार है वो सब उनको देता है। फिर वो अपने परिवार की सेफ्टी के लिए एक दिन रात को अलर्ट रहता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल पर एक और मर्डर मिस्ट्री सामने आई जो कि रेजिडेंशियल एरिया में हुई थी, और ये किलिंग भी सेम वैसी ही थी जैसे कि हाई पार्क में पहले भी हुई थी। न्यूज चैनल वाले ये भी बता रहे हैं कि अथॉरिटीज अब कह रही है कि हमारे हाथों में एक सीरियल किलर हो सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन लार्ज स्केल पर की जा रही है। उम्मीद कम लग रही है क्योंकि अभी तक कोई क्लूज या कनेक्शन नहीं मिला जो विक्टिम्स के बारे में स्थापित हो सके। और ये बात जो और सारा लोगन सुन रहे थे। फिर सारा जो से कहती है तुमने सुना, ये चौथा मर्डर है। फिर आती है 25 तारीख, मानो जैसे ये हमेशा की तरह हंसता खेलता दिन हो। शाम का वक्त था, जो लोगन अपनी फैमिली के लिए डिनर की तैयारी कर रहा था। वहीं कायल अपने पिता से कहता है आपने इसे जला दिया डैडी, सब काला। फिर से कायल अपनी मॉम से कहता है डैड ने स्टिक्स बिगाड़ दिए, सब जला दिए। सारा कहती है इसलिए मैंने कहा था तुम्हें मुझे हैंडल कर देना चाहिए था। मोटा टुकड़ा मीट को ग्रिल करना एक चैलेंज हो सकता है। फिर डिनर के बाद 12 बजने पर कायल और उसके पेरेंट्स बर्थडे विश करते हैं और कायल के डैड जो लोगन गिटार बजाकर कायल का मनपसंद टाइगर केक कट करते हैं और इस दिन को यादगार बनाते हैं। अपने बेटे कायल को और उसकी वाइफ के साथ बिताए उस वक्त को गिटार बजाकर जो लोगन याद करता है। और फिर कायल को बर्थडे प्रेजेंट मिलता है जिसमें एक वीडियो गेम और बोनस में टाइगर मास्क कायल को उसके डैड देते हैं, जिससे कायल बेहद खुश हो जाता है। फिर जो लोगन कायल से कहता है देखो मुझे इस मास्क में तुम्हारा चेहरा उस स्केरी होने वाले से ज़्यादा अच्छा है। फिर कायल कहता है मुझे हीरो बनना पसंद है। फिर सारा कायल से कहती है मुझे ये चेहरा देखना पसंद है। कायल के डैड उसको अपनी गोद में उठाकर बोलते हैं हम चलते हैं, लगता है मॉमी ने तुम्हारे अच्छे साइड पर आने के लिए अपनी ये बेकार सी ट्रिक्स यूज़ कर रही हैं। इतना प्यार देख सारा उन दोनों को गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। जो कहता है हम भी बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद रात जब सब सो रहे होते हैं, जो अचानक से उठता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है हनी सब ठीक तो है। जो कहता है चिंता मत करो जान, बस यहीं रुको। और ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर जाता है अपने बेटे कायल को देखने की। उसकी नज़र अचानक से विंडो पर पड़ती है जिसमें रेड लाइट आ रही थी यानी खतरे की घंटी। और वो देखता है ये तो बॉस निंजा की आर्मी है। और पलक झपकते ही बॉस निंजा की आर्मी जो लोगन पर हमला कर देती है, जहां बेहद खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उस मारकाट के दौरान अचानक से कायल की आवाज आती है डैडी। ये आवाज सुन के कायल के पिता जो लोगन घबरा जाता है, कायल के रूम की तरफ दौड़ता है जहां बॉस निंजा की आर्मी उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है और नोकीली कील से हमला करते हैं जहां जो लोगन घायल हो जाता है। पर कैसे भी करके वो अपने बेटे के पास जाने की पूरी कोशिश करता है और वो कायल अपने बेटे के रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और वो देखता है डोर ओपन है और बॉस निंजा भी वहीं मौजूद है और जो की नजरें जमीन पर गिरी उसकी वाइफ और उसके बच्चे पर पड़ती हैं। फिर बॉस निंजा कहता है तुम्हारी वाइफ ने अच्छी फाइट की। और जो लोगन कुछ समझ नहीं पाया ये अचानक इतना सब कैसे हो गया। वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ और बच्चों को सुनना चाहता था। फिर अचानक बॉस निंजा उसकी वाइफ की गर्दन पर तलवार घोंप देता है और जो जैसे ही बॉस निंजा को मारने आता है तभी उसकी आर्मी का एक बंदा पीछे से जो की कमर पर तलवार से वार कर देता है जिससे जो की मौत हो जाती है। उसके बाद बॉस निंजा की आर्मी देखती है वहाँ पुलिस आ जाती है। बॉस निंजा पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर कहता है ये लोग यहाँ जल्दी पहुँच गए, इसको किसने बता दिया। फिर बॉस निंजा जो लोगन की नब्ज चेक करता है ये मरा के नहीं, और जो तभी मर जाता है। ये पुष्टि होने के बाद बॉस निंजा और उसकी आर्मी वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस देखती है 3 लोगों का उस रात मर्डर हुआ है जिसमें एक बच्चा भी था जिसको किलर ने बेरहमी से मारा था। तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया था, जहां अचानक जो लोगन अद्भुत या मानो कोई दिव्य शक्ति की वजह से जिंदा हो जाता है। नंग अवस्था में जो लोगन अपनी जगह से गिर जाता है, अपनी बीवी बच्चे के उस दर्दनाक दृश्य को याद करता है। वो इतना दर्दनाक था कि वो वोमिटिंग कर देता है। अगले दिन वो देखता है और सामने 2 लोग उसको दिखाई पड़ते हैं जिसमें नर्स लेडी बोलती है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। और नर्स कहती है तुम ठीक हो, मुझे सुन पा रहे हो सर? मिस्टर लोगन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिस्टर लोगन, मिस्टर लोगन। कुछ दिन बाद मिस्टर लोगन को होश आता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। वहीं डॉक्टर कहता है प्लीज़ शांत रहिए, क्या आप समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है?
क्यों आप यहाँ हैं? आप चमत्कारिक रूप से जिंदा वापस आ गए हैं, जबकि आपको इन्वेस्टिगेशन में मृत घोषित कर दिया गया था। जो लोगन, मेरी बीवी और बेटा कैसे हैं? डॉक्टर दुख के साथ कहता है। वो नहीं बच सके। और ये सब बात सुन के जो की आंखें भर आती हैं। फिर हॉस्पिटल में FBI वाले आ जाते हैं, जिसमें मेल ऑफिसर का नाम होता है मॉरिस माइक और फीमेल ऑफिसर का नाम होता है समांडा एमा। जहां माइक एमा से कहता है, तो 24 घंटे हो चुके हैं जब उसे डेड घोषित किया गया था, और तुम सीरियसली सोच रही हो कि इस बंदे ने जिंदा वापसी कैसे की? एमा कहती है, पता नहीं, शायद अब वो इंसान नहीं रहे। फिर माइक कहता है एमा से, वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था, चलो अब मिस्टर जॉम्बी से भी मिल लेते हैं। जहां डॉक्टर कहता है, प्लीज उसको ज्यादा परेशान मत करना। माइक कहता है, जरूर डॉक्टर। हेलो मिस्टर लोगन, मैं हूँ माइक मॉरिस FBI से, और मैं एमा समांडा हूँ। माइक मिस्टर लोगन से कहता है, माफ़ कीजिएगा, हमें इस मुश्किल वक्त में आपको परेशान करना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिएगा। क्या तुम्हें याद है कौन घर में घुसा था और तुम्हारी फैमिली पे अटैक किसने किया था? कोई आइडिया या अंदाज़ा जो आप हमें बता सकते हैं? वो मदद करेगा। जो ये बात सुनता है और उसको गुस्सा आता है, माइक ये सब नोटिस कर लेता है और जो को कहता है, कुछ याद आने पर आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और अपना कार्ड वहाँ छोड़कर माइक और एमा वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों वहाँ से आने के बाद आपस में बात करते हैं, जहाँ माइक एमा से कहता है, वो आदमी जो पीछे है, बेड पर है, शायद उसको सब पता है किसने ये सब किया है, बस ये एक अंदाज़ा है, फिर भी हम आज रात उस पर निगरानी रखेंगे। एमा कहती है, हाँ समझ गई। फिर रात होने पर मिस्टर लोगन छत पर अपनी व्हील चेयर पे बैठा होता है, जहां उसकी पल पल की जानकारी एमा FBI एजेंट माइक मॉरिस को वाया कॉल पर दे रही थी। एमा, हाँ वो छत पर बैठा है काफ़ी देर से। माइक, ओके। एमा कहती है, बिना तुम्हारे परमिशन के बिना मैं उसे कुछ नहीं करूँगी। वहीं जो लोगन छत पर बैठा अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच रहा था, कैसे हॉस्पिटल में नर्स ने जो से कहा, अपनी फैमिली को अलविदा कहना चाहोगे? फिर नर्स उसको मॉर्चुरी ब्लॉक लेकर जाती है, पर जो कि ये सब देखने की हिम्मत नहीं होती और व्हील चेयर को वो अपने हाथों से जकड़ लेता है, और फिर वही दर्दनाक सीनैरियो उसके सामने आने लगता है। और जैसे ही सोचना बंद करता, वो देखता निंजा बॉस को ये पता चलता है कि वो जिंदा है, तो वो अपनी निंजा आर्मी को खुद उसको मारने आ जाता है। फिर वहीं नोकीली कील से जो पर हमला होता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा जो लोगन नहीं था, और फिर मार काट स्टार्ट हो जाती है, जहां जो लोगन एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देता है, और वो भी बड़ी बेरहमी से, जैसे कि उसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया था। FBI एजेंट एमा वहां खड़ी सब देख रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो लोगन को ये बात पता चल जाती है कि वो उस पर नजर रख रही है और उसको बेहोश कर देता है अपनी टेक्निक से, और फिर गुस्से में आगे बढ़ता है और सबको काटना शुरू कर देता है, और एक साथ पूरी निंजा आर्मी को लिफ्ट में धकेल कर मारना शुरू कर देता है। और पूरी आर्मी खत्म करने के बाद माइक, वहीं एमा माइक को कॉल करता है, बोलता है, डैम इट, वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है? माइक घबरा कर जाता है और देखता है अचानक माइक को बहुत सारी लाश दिखाई देती है। हॉली क्रैप, यहाँ ये सब हुआ क्या है? वहीं मिस्टर लोगन ने पूरी निंजा आर्मी को मौत के घाट उतार दिया था, और आखिरकार उसका सामना होता है बॉस निंजा से, जिसका जो लोगन को बेसब्री से इंतजार था। जो लोगन अपनी फैमिली के उस दर्दनाक मंजर को याद करता है और रिवेंज लेने के लिए बॉस निंजा पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है, जहाँ काफ़ी टाइम तक ये फाइट चलती है। बॉस निंजा जो को मारने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। दोनों में तलवार से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जहां जो लोगन बॉस निंजा को बेरहमी से मार डालता है। उसके दिल पर अनगिनत वार करके जो लोगन कहता है, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? बॉस निंजा कहता है, तुम चाहे जितनी भी अपनी शक्ल बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कैसे भी छुपो, कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम अपने नसीब से बच सको। और फिर मिस्टर लोगन अपने होलोग्राम वाले चेहरे को हटाकर असली रूप में आता है, जिसे देख बॉस निंजा के होश उड़ जाते हैं, और बॉस निंजा की आखिरी सांस भी मिस्टर लोगन अपनी तलवार के वार से छीन लेते हैं और बॉस निंजा को जान से मार डालते हैं। फिर मिस्टर लोगन अपने बीवी बच्चे को लास्ट टाइम अलविदा करने मॉरिट्रेली ब्लॉक जाता है। अपनी बीवी बच्चे का चेहरा देखता है, जहां वो अंदर से टूट जाता है। फिर मिस्टर लोगन अपने घर जाता है और ड्रिलिंग करके एक बॉक्स निकालता है, और उस बॉक्स में खोलकर चेक करता है, जिसमें काइल, उसके बेटे और बीवी की यादें थी, साथ ही कुछ फोटोज के साथ एक मास्क भी था। और वो सब देख काइल के बचपन से अब तक की यादें, जैसे मानो वो अपने दिमाग में उन सभी यादों को समेटना चाहता हो। उसके बाद वो केरोसिन एक लकड़ी पर डालकर उसको अग्नि देकर पूरे घर को जला देता है, जैसे मानो कोई यादें रखना ही नहीं चाहता हो जो उसको बार बार दुख दे। फिर उसके बाद मिस्टर लोगन वो मास्क लगाकर वहां से चल देता है। तो यहीं खत्म होता है निंजा कामुई का फर्स्ट एपिसोड।